हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बीएसटी का यूनिट 8 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस फाइनेंस जो होता है, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। तो जो बिजनेस फाइनेंस होता है, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग के लिए जिंदा रहने के लिए ब्लड एक कंपल्सरी एलिमेंट्स है, उसी तरीके से बिजनेस के लिए जो फाइनेंस है वो एक ब्लड का रोल प्ले करता है। अब जिस तरह से आदमी अपने जिंदा रहने के लिए ब्लड को इस्तेमाल करता है, उसी तरीके से जो फाइनेंस है कंपनी को क्या करता है, लुकआउट करता है, उसकी देखरेख करता है। बिजनेस फाइनेंस इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग, प्रोवाइडिंग एंड मैनेजिंग ऑल द मनी टू बी यूज्ड इन विथ बिजनेस एक्टिविटीज। यानी बिजनेस फाइनेंस क्या है, वो प्रोसेस है जो रेज करता है, फाइनेंस को प्रोवाइड करता है और मैनेज करता है ऑल टाइप ऑफ मनी एक्टिविटीज को बिजनेस की एक्टिविटीज में। अब जो इसके नेचर है, पहला यूनिवर्सल है, हम कहीं भी बिजनेस करें उसके लिए हमको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। स्कोप, बिजनेस फाइनेंस इन्वॉल्व द एस्टिमेशन ऑफ फंड रिक्वायर्ड एंड आल्सो इंक्लूड सोर्स ऑफ फंड्स, देयर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। यानी वो बिजनेस के लिए फंड्स भी क्रिएट करता है और उसके यूटिलाइजेशन के बारे में भी बताता है। कंपोनेंट्स, बिजनेस में जो होता है, जो हमारे फंड्स होते हैं, जो फाइनेंशियल इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिक्स, फ्लैक्चुएट एंड अदर टाइप ऑफ, है ना। फिर फाउंडेशन, फाइनेंस इज द फाउंडेशन ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज सच एज परचेज, सेल, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। यानी कि हर जगह हमारा जो है बिजनेस में ये यूटिलाइज होता है, ये एक फाउंडेशन है किसी भी बिजनेस के लिए। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस, अब इसकी जरूरत क्या है, तो इसकी सबसे जो बात है, जैसे एज पर प्रोफेसर मालसन ने, इन मॉडर्न वर्ल्ड फाइनेंस इज द एक्सेस अराउंड विच द होल वर्ल्ड रिवॉल्व्स। विदाउट फाइनेंस द आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए बिजनेस विल रिमेन एन आइडिया ओनली। यानी मार्शल ने कहा कि आपके पास अगर कोई आइडिया है और उसके साथ फाइनेंस नहीं है तो वो मात्र आइडिया बन के रह जाएगा, आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ दिया हुआ कि द नीड इंपॉर्टेंस क्या क्या है। पहला, फॉर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। फॉर बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस को चलाने के लिए भी उसकी जरूरत पड़ती है। फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर हम बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, तो भी हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। फॉर वेरियस अदर पर्पस, यानी अदर पर्पस मतलब अगर हमको कोई फिक्स एसेट खरीदना है, मशीनरी खरीदना है, फर्नीचर्स खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, रिपेयर्स करना है, अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट करना है, तो हर कंडीशन में हमको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तो जो इसके कितने तरह के होते हैं, 3 टर्म्स के, एक लॉन्ग टर्म, दूसरा शॉर्ट टर्म और थर्ड इज द मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म फाइनेंस हम लोग किसको कहते हैं, जो 5 साल, 10 साल या 20 साल के लिए हो, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहते हैं। इसमें शेयर, डिवेंचर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और रिटेन अर्निंग, ये सारे इसमें आपके आते हैं। दूसरा दिया है मीडियम टर्म फाइनेंस। मीडियम टर्म जो फाइनेंस होते हैं, इनका जो पीरियड होता है 1 to 5 ईयर्स के इन बिटवीन होता है। शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टर्म, ये आपके लेस देन 1 ईयर। तो ये जो फाइनेंस कलेक्ट करते हैं, ये पीरियड वाइज इसको हम अलग अलग टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ बिजनेस फाइनेंस से लॉन्ग टर्म बता दिए, तो लॉन्ग टर्म में आपके शेयर आते हैं, डिवेंचर्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रिटेन अर्निंग, तो ये लॉन्ग टर्म के एलिमेंट्स हैं। मीडियम टर्म में डिवेंचर, फिर पब्लिक डिपॉजिट एंड कॉमर्शियल बैंक्स आते हैं। शॉर्ट टर्म में हम लोग कहाँ, कॉमर्शियल बैंक से, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड कस्टमर एडवांस से भी हम अपने फाइनेंस को क्या करते हैं, उसको, उसकी जरूरत को पूरी करते हैं। अब सोर्स ऑफ फाइनेंस, पहला जैसे दिया है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, ओट फंड्स एंड बोरोड फंड। ओट फंड मतलब जहां हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, यानी एज ए ओनर में, जैसे जब हम यूज कैपिटल यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग इक्विटी शेयर मतलब होता है जब कंपनी अपने टोटल कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है तो उसको हम लोग
शेयर के नाम से जानते हैं। शेयर को हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं बेसिकली, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंशियल शेयर। इक्विटी शेयर जो होते हैं फर्म के ट्रू ओनर होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स होती है और वो कंपनी के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर जो होता है, इनके जो प्रॉफिट होते हैं वो फिक्स होते हैं और इक्विटी शेयर के अनलिमिटेड होते हैं, बट ये कंपनी के वोटिंग राइट्स में इनका हिस्सा नहीं होता है और कंपनी की एक्टिविटी में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। रिटेनिंग अर्निंग मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है, अब वो जो कंपनी का जो प्रॉफिट है कंपनी अपने लिए क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। बोरोड फंड मतलब हम जब उधार में अपने कैपिटल को अरेंज करते हैं। डिवेंचर, डिवेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र। ऋण पत्र मतलब होता है कि जब कंपनी अपने लिए जो फाइनेंस के लिए मार्केट से लोन कलेक्ट करती है उसको हम लोग डिवेंचर्स कहते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं और पब्लिक डिपॉजिट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ओनर फंड हो गया और एक आपका बोरोड फंड हो गया। अब जैसे शेयर के लिए मैंने बताया, तो शेयर क्या कहलाता है कि जब टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट ऑफ इक्वल हिस्सों में बांट दिया जाता है, तो हर हिस्से को हम लोग शेयर के नाम से जानते हैं और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल में यूटिलाइज होता है। अब क्या कहते हैं, इसके दो हिस्से होते हैं, इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंशियल शेयर, मैं आपको बता चुका हूं। अब कैरेक्टराइज ऑफ द इक्विटी शेयर, रिफंड, इनका जो पैसा होता है सबसे आखिरी में, अगर कंपनी डिसॉल्व होती है, सारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज को रीपेमेंट करने के बाद अगर पैसा बचता है तो इनको पैसा दिया जाता है। क्लेम ऑन इनकम, ये इनकम के लिए क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इनके जो इनकम डिविडेंड्स होता है वो अनलिमिटेड होता है और इनके लिए डिविडेंड कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है। क्लेम ऑन एसेट, तो द लास्ट राइट ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी इज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी जब कंपनी बाइंड अप होती है तो लास्ट में जब कंपनी के पास एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे करने के बाद ये जो है कंपनी के लिए अपने एसेट के लिए क्लेम कर सकते हैं। राइट्स ऑफ कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, जैसे मैंने बता दिया, ये ट्रू ओनर होते हैं, ये मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है, बर्डन ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स, कंपनी के लिए इनका प्रॉफिट कोई फिक्स अमाउंट नहीं है तो ये बर्डन नहीं होता है। रिफंड ऑफ कैपिटल इज नॉट एश्योर्ड, यानी इनका जो कैपिटल है रिफंड करने के लिए कंपनी के पास कोई लायबिलिटीज नहीं होती है, एश्योर्ड नहीं होती है। इजी टू ऑब्टेन कैपिटल, इस वे में हम आसानी से कैपिटल कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर, तो हिंड्रेंस इन द फंक्शनिंग, क्योंकि ये ट्रू कॉलर होते हैं और ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कंपनी के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और ये उसमें हिस्सेदारी लेते हैं। डिफिकल्टी इन द इशूइंग शेयर, क्योंकि ये ट्रू ओनर होते हैं तो ये अपने शेयर्स को इजी वे में किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते और कंपनी को भी बाजार से इसको कलेक्ट करने में काफी परेशानियां, दिक्कत होती है। अनसर्टेनिटी प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट कंफर्म नहीं होता है, ये अनलिमिटेड होता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये सारी इसके डीमेरिट्स हैं और इसके नुकसान हैं। प्रेफरेंशियल शेयर, जैसे मैंने बता चुका हूं कि ये एक तरह का प्रॉफिट फिक्स शेयर है, बट ये कंपनी की किसी भी एक्टिविटी में क्या नहीं कर सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब इसको हम लोग, जैसे प्रेफरेंशियल शेयर को हम लोग कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव, कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, तो इस तरह से हम लोग इसको कई हिस्सों में बांट सकते हैं। कम्युलेटिव का मतलब होता है कि अगर एक साल उसको प्रॉफिट नहीं मिला है तो नेक्स्ट ईयर उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाता है, इसको कम्युलेटिव कहते हैं। नॉन कम्युलेटिव मतलब इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। कन्वर्टेबल मतलब प्रेफरेंस शेयर को अगर चाहे तो उसके पास ये राइट होता है, ये प्रेफरेंस शेयर से इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल मतलब वो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। रिड्यूम मतलब उनको आफ्टर सम टाइम उनका पैसा वापस कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ क्या है, प्रेफरेंशियल शेयर है। अब इसके कैरेक्टराइज क्या रहता है, रेट, जैसे मैंने बताया रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स, इसमें फिक्स होता है। डिविडेंड ऑन सच शेयर आर पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट देने से पहले सबसे पहले हम इनको देते हैं, तो ये इसके कैरेक्टराइज हो गया। अब एडवांटेज ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, तो इसमें जैसे दिया है कन्वेंस इन मैनेजमेंट, तो द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट विच क्या कहते हैं, इंश्योर कन्वेंस द मैनेजमेंट ड्यू टू लिमिटेड कंट्रोल, तो ये आपके मैनेजमेंट को में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और ना ही
उसको इफेक्टेड कर सकते हैं। तो कंट्रोल ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन, अब इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर कंपनी में ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है यानी पैसा ज्यादा आ जाता है तो हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इसको रीपेमेंट कर सकते हैं, इसके साथ ये कंडीशंस होती है। फिर प्रियोरिटी ओवर डिविडेंड, यानी इनको प्रॉफिटेबिलिटी सबसे इक्विटी शेयर के पहले दिए जाते हैं, तो ये इसके एडवांटेज हो गए। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, फिक्स चार्ज, इसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनको फिक्स रेट से क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, उससे कम या ज्यादा नहीं हो सकता। नो राइट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में इनकी कोई राइट्स नहीं है। लेस डिविडेंड, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट्स है वो प्री फिक्स है, तो इनको हो सकता है कभी कभी इक्विटी शेयर होल्डर से कम प्रॉफिट मिले, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। अब बारी आती है डिवेंचर्स या बॉन्ड्स की। डिवेंचर जैसे मैंने बताया था आपको, ए डिवेंचर इज द लीगल डॉक्यूमेंट्स इशूड एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन फॉर द पब्लिक अंडर द सील ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के अंडर में उसके सील के माध्यम से, उसके नाम के माध्यम से जब हम पैसा इकट्ठा करते हैं लीगल वे में, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिवेंचर्स के नाम से जानते हैं। अब इसके करेक्टराइज क्या होते हैं, ए डिवेंचर इज ए सर्टिफिकेट ऑफ डेप्ट, यानी एक सर्टिफिकेट है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं बाजार में किसी को लोन देते हैं तो उससे नोटिफिकेशन ले लेते हैं, तो उसी तरह से कंपनी भी क्या करती है, अपने डिवेंचर होल्डर्स को एक नोटिफिकेशन देती है। ए डिवेंचर इज कन्वेंट मीन्स ऑफ एक्सटर्नल बोरिंग, यानी इसको हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटीज के तौर पे देखते हैं कि हमने कंपनी के लिए बाहर से लोन लिया है। अब टाइप्स ऑफ डिवेंचर, रिडीमेबल मतलब जिसको हम एक फिक्स पीरियड के बाद पे कर देते हैं, इनरिडीमेबल मतलब जिसको पे नहीं करते हैं, लाइफ टाइम के लिए होता है। अच्छा, अब नेगोशिएबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बैरियर डिवेंचर, ये बैरियर डिवेंचर्स में क्या होता है कि इसको ट्रांसफर करना वन पर्सन टू अनदर पर्सन बहुत आसान होता है। रजिस्टर मतलब इसको एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम से होता है और इसके कंपनी के परमिशन से ही इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रजिस्टर्ड नेम कंपनी के रिकॉर्ड में होता है। सिक्योरिटी के हिसाब से सिक्योर्ड डिवेंचर, सिक्योर्ड डिवेंचर का मतलब होता है कि कंपनी जब किसी पर्सन को उसके लोन के बारे में सिक्योरिटी देती है तो उसको सिक्योर्ड डिवेंचर। सिंपल नेकेड मतलब जिसके लिए कंपनी कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती है। फिर इसी तरह से कन्वर्टिबिलिटी, यानी जो जिसको हम एट ए फ्यूचर में इक्विटी शेयर या प्रेफरेंशियल शेयर में ट्रांसफर कर सकें वो कन्वर्टेबल, और जो नहीं कर सकते वो नॉन कन्वर्टेबल। अब ये आपके क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स हो गए। अब इसके बाद बारी आती है एडवांटेज ऑफ डिवेंचर्स की। पहला, सफिशिएंट फंड आर रेज, इसके द्वारा हम कंपनी के लिए सफिशिएंट फंड कभी भी अरेंज कर सकते हैं। फिर क्या कहते हैं आपका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें चूंकि हम लोन लेते हैं इसलिए हम क्या कर सकते हैं, रेट को, इंटरेस्ट ऑफ रेट को फिक्स कर सकते हैं, कंपनी उसको फिक्स कर सकती है। मोर डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर, इससे शेयर होल्डर को क्या कर सकते हैं हम लोग, अधिक से अधिक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये इसके एडवांटेज हो गए। लिमिटेशन क्या हो गए डिवेंचर्स के, फिर जैसे दिया इंटरेस्ट टू बी अलाउड कंपलसरी, तो इसमें कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, क्योंकि ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज है तो उनको इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है। नो ओनरशिप, जो आपके डिवेंचर्स होल्डर होते हैं वो एक तरह के डेप्ट हैं कंपनी के लिए, ना कि ओनर होते हैं, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। अब इसमें दिया व्हाई द डिवेंचर आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया, इंडिया में ये पॉपुलर क्यों नहीं है। लैक ऑफ पब्लिसिटी, यानी हमारे यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अभी इसके बारे में पब्लिक तक सही ढंग से पब्लिसिटी नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से अभी ये पॉपुलर नहीं है। रिड्यूस प्रेस्टीज ऑफ द कंपनी, कंपनी क्या करती है, डिवेंचर सेल आउट करने से बचती है क्योंकि इससे कंपनी की रेपुटेशन गिरती है। एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, हमारे पास डिवेंचर्स को परचेज या सेल्स करने के लिए अभी ऐसा कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं स्टैब्लिश हुआ है, जिसकी वजह से भी इंडिया में ये पॉपुलर नहीं है। तो इसके तरह से कई कॉज हैं जिसकी वजह से ये अभी इतना चलन में नहीं है। अब इसके बाद दिया कंपैरिजन ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर्स। तो पहला पीरियड ऑफ फाइनेंस, इक्विटी शेयर, क्या इक्विटी शेयर कलेक्ट करते हैं ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, ये परमानेंट होता है और ये कंपनी के लिए हमेशा बना रहता है। मगर प्रेफरेंशियल शेयर जो होते हैं एंड डिवेंचर्स होते हैं कैन बी इशू मीट लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म, दोनों कंडीशन के लिए होते हैं और आफ्टर एक फिक्स पीरियड के बाद इसको रिडीम कर दिया जाता है, यानी लौटा दिया जाता है इनका पैसा।
रिटर्न, प्रेफरेंशियल शेयर कैरी, फिक्स रेट के डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर के लिए अनलिमिटेड स्कोप होते हैं और आपके डिवेंचर्स में भी एक रेट ऑफ प्री डिसाइड रेट से इंटरेस्ट पे किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी जो होती है फ्लेक्सिबिलिटी चाहती है तो वो तीनों तरह के ही अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी साइज के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको चूज कर सकती है। फिर कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, तो इक्विटी शेयर क्या करती है, ट्रू ओनर होती है जिसकी वजह से कंपनी मैनेजमेंट की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है, यानी कि उसको कंट्रोल कर सकती है। बट प्रेफरेंशियल शेयर और डिवेंचर में ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो ये इसके डिफरेंसेस हो गए। अब रिटेन प्रॉफिट और क्या कहते हैं बैक प्रॉफिट, यानी कि जब कंपनी अपने रुके हुए प्रॉफिट से या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से अपने कैपिटल को जनरेट करती है तो उसको हम लोग रिटेन प्रॉफिट्स कहते हैं। अब इसके रिटेन प्रॉफिट का मतलब होता है कि ये इंटरनल सोर्स है। कंपनी अपनी फाइनेंस और दूसरी कंपनियां होती हैं, अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जितना प्रॉफिट को वो सेव कर लेती है उसी से क्या करती है, अपने एक्सपेंशन या ग्रोथ का काम करती है। करेक्टराइज क्या होता है, ए फिक्स अमाउंट और नेट प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, यानी कि एक प्रॉफिट में से एक फिक्स अमाउंट को कंपनी क्या करती है, अपने बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर देती है। द टोटल प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर, यानी शेयर होल्डरों को उनका पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना करके कंपनी उस पैसे को कंपनी को एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करती है। अब मेरिट क्या क्या है, एडवांटेज टू कंपनी, बेस्ट सोर्स ऑफ द सेल्फ डेवलपमेंट, तो कंपनी को अपने राइट्स नहीं बेचने पड़ते, यानी शेयर नहीं बेचना पड़ता, लोन नहीं लेना पड़ता, तो ये बेस्ट रिसोर्सेज है डेवलपमेंट के लिए। बैलेंस डिविडेंड पॉलिसी, तो डिविडेंड पॉलिसी को बैलेंस करने के लिए अगर कंपनी किसी ईयर में बहुत ज्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करती है और नेक्स्ट ईयर नहीं कर पाती तो वो शेयर होल्डर के नजरों में शक के दायरे में आती है, तो कंपनी अपने डिविडेंड पॉलिसी को बैलेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। क्विक रिडेम्पशन ऑफ लोन, लोन का जो कंपनी के ऊपर एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, लोन है, उसके रिपेमेंट में काम आ जाता है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, चूंकि अपने ही पैसे को यूटिलाइज करती है जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो इसके एडवांटेज है। शेयर होल्डर के लिए बैलेंस डिविडेंड, शेयर होल्डर को क्या होता है, डिविडेंड पर ईयर मिलता है। अगर किसी साल कंपनी को थोड़ा लॉस भी होता है, थोड़ा कम प्रॉफिट होता है, तो भी कंपनी क्या करती है, अपने बैलेंस प्रॉफिट पॉलिसी के तहत रिटेन बिजनेस से प्रॉफिट से उनका प्रॉफिट को सिक्योर करती है। तो ये इसके एडवांटेज हैं। डीमेरिट ऑफ रिटेन प्रॉफिट, पहला फेयर ऑफ मिसयूज ऑफ फंड, तो लोगों के दिल में ये डर बना रहता है कि जो फंड्स कंपनी क्रिएट कर रही कहीं उसका मिसयूज तो नहीं करेगी, तो ये क्या कहते हैं आपके इसके डीमेरिट्स हो गए। अब आती है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट किसको कहते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ द एक्सपेक्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक इज वेरी ओल्ड इन इंडिया, तो ये पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना ये बहुत पुराना मेथड है इंडिया में। दिस सिस्टम इज पॉपुलर इन इंडिया फॉर बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन अवर कंट्री, और ये कब से पॉपुलर है, जब हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम पॉपुलर नहीं था या डेवलप नहीं हुआ था। इन द प्रेजेंट पार्ट ऑफ यूजिंग शेयर ऑफ कंपनी एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट टू मेट देयर मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, तो कंपनी क्या करती है, शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह, सेल आउट करने की जगह इस मेथड को अडॉप्ट करती है। एडवांटेज इकोनॉमिकल है, इसके एक्सपेंसेस क्या है, बहुत कम है। फुलफिल एंड लीगल एक्सपेंसेस आर टू बी पेड फॉर यूजिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, उसमें पे करना पड़ता है, मगर पब्लिक डिपॉजिट के लिए इस तरह के एक्सपेंसेस नहीं है, इसका प्रोसेस इजी है। तो कुल मिलाकर ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज, जो इसके डिसएडवांटेज है, फेयर वेदर फंड्स, तो द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज दैट द टाइम ऑफ क्राइसिस और डेंजर पीपल डिमांड देयर डिपॉजिट बैक, तो जो बड़े लोग हैं या जो ब्लैक पीपल हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने डिपॉजिट को वापस मांग सकते हैं। इन सच सिचुएशन द कंपनी में फेस द क्रिटिकल सिचुएशन एंड इनक्योर फाइनेंशियल लॉस और मे फेस इकोनॉमिक क्राइसिस, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कंपनी अपने आप को इनक्योर पाती है और फाइनेंशियल क्राइसिस में चली जाती है। फिर मिसयूज ऑफ डिपॉजिट, कभी कभी क्या होता है कि जब हम पब्लिक डिपॉजिट लेते हैं तो उसका मिसयूज भी होता है, तो ये इसके डीमेरिट्स हो गए या डिसएडवांटेज हो गए। फिर इंटरनेशनल सोर्स ऑफ आपके फाइनेंस,
तो यूरो ईसो, तो इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? यूरो ईसो इज एंड द इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर इंडियन कंपनीज अंडर सच एंड इशूज सिक्योरिटीज आर इशूड इन सम फॉरेन करेंसी एंड आर ऑफर्ड फॉर सेल इन इंटरनेशनल मार्केट। यानी कुछ स्पेसिफिक करेंसी के माध्यम से हम लोग अपने जो शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड्स हुआ, उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं और वहां से अपने कैपिटल को रीअरेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस के नाम से जानते हैं। अब इसके जो कैटेगरी है, जैसे पहला है ग्लोबल यानी GDR रिसिप्ट, यानी जब हम वर्ल्ड वाइड कहीं से पैसा इकट्ठा करते हैं फॉरेन कंट्रीज से इंडियन कंपनी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के नाम से जानते हैं। अमेरिकन डिपॉजिट, जब जिसको हम लोग ADR के नाम से जानते हैं, यानी USA के थ्रू जब हम अपने कैपिटल को रीअरेंज करते हैं तो उसको ADR के नाम से जानते हैं। फिर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और यानी जिसको हम लोग FCCB के नाम से जानते हैं। FCCB these are basically equity linked debt securities which can be converted into equity or depository received after a specified period. A holder of a FCCB has an option or either converting term into equity share at the predetermined price and predetermined, तो यानी कि जब जो फॉरेन डिपॉजिट होते हैं उसको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो क्या कर सकता है, उसको एक शेयर में या उसमें कन्वर्ट कर सकता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं। FDI, जब फॉरेन इन्वेस्टर डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को हमारे यहाँ डिवेंचर्स में, चाहे शेयर्स में, चाहे इंडियन यानी कि इंडियन कंपनी में पैसा को अपने इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको हम लोग FDI के नाम से जानते हैं। फिर कॉमर्शियल बैंक जैसे आपको पता ही है कि हमारे किसी भी नेशन में 2 टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं, पहला सेंट्रल बैंक और दूसरा कॉमर्शियल बैंक। जो आपके सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और कॉमर्शियल बैंक हमारे आसपास जितने भी बैंक है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, ये सारे कॉमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। ये आपके कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल नीड को कई वे में पूरा करते हैं, जैसे ओवरड्राफ्ट, कैश कैरिड, डिस्काउंटिंग बिल एंड लोन्स के वे में। अब इसके एडवांटेज क्या है? ये टाइमली हेल्प करते हैं, लो बर्डन ऑफ इंटरेस्ट होता है, इकोनॉमिकल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। तो ये इसके एडवांटेज है। अब बारी आती है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कौन सी कंपनियां होती हैं आपकी? जैसे यहाँ पे दिया है, NBFCs प्ले ए वेरी वाइटल role in the financial system of India. They assist the bank in mobilization of the savings and lending process. They provide finance for those jobs project which are not financed by the banking system. यानी उन जॉब्स को या प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं जिनके लिए बैंक मना कर देती है। इनको हम लोग NBFCs के नाम से जानते हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंस के नाम से जानते हैं। तो ये इनके जो कैरेक्टराइज होते हैं नॉन बैंकिंग के, ये RBI से इंश्योर होते हैं। बिफोर रजिस्ट्रेशन जो NBFC कोई भी कंपनी इस तरह का काम नहीं कर सकती। फिर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस में जो कंपनियां, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्पेशली इसी के लिए बनी है, जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये सारी क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है जो कि आपके कंपनी के कैपिटल या फाइनेंस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, उसके स्प्रेड या उसके ग्रोथ के लिए या एक्सपेंशन के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होती हैं? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर पीरियड अप टू 25 ईयर्स इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन के लिए देती है। टू इनकरेज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज। तो ये इसके क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब इनके टाइप्स ऑफ असिस्टेंस क्या होते हैं? दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस असिस्टेंट द इंडस्ट्रियल यूनिट्स फॉर द परचेज, मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन के लिए। दे परचेज शेयर एंड डिवेंचर ऑफ कंपनी। ये कंपनी के डिवेंचर्स और शेयर की भी परचेज करते हैं। तो ये इस तरह से असिस्ट करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को या इंडस्ट्री को।
अब बारी आती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग IFCI के नाम से जानते हैं। तो ये अलग अलग टाइम पे ये 1948 में इस्टेब्लिश किया गया। तो ये अलग जो संस्थाएं, जैसे मैंने आपको बताया था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI, फिर यूनिट टेस्ट ऑफ इंडिया, ये अलग अलग की जो ऑर्गेनाइजेशन है और ये आपके कंपनी के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।